सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। कल विभागीय कार्यवश में कक्षा नहीं ले पाया था, लेकिन कल के पूर्व की कक्षा तक हमने गुप्त काल को संपूर्णता के साथ देख लिया था और हमने उस कड़ी में टेस्ट सीरीज इत्यादि को भी देखा और जून 2023 में बिहार के संदर्भित करंट अफेयर्स को भी हमने देख लिया था। मैंने कहा था कि आने वाली कक्षा में हम गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे, लेकिन ध्यातव्य है कि मौर्य और गुप्त के बीच में एक और काल आता है जिसे हम संगम काल कहते हैं। संगम काल एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लघु अध्याय है, जिसमें किसी राजवंश की चर्चा नहीं है। दो तीन छोटे छोटे राजवंश हैं भी, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभार कवियों के सम्मेलन से इस अध्याय से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकतम 1 से 2 नंबर, 2 नंबर मैक्सिमम हो गए। कभी कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस अध्याय की भी चर्चा कर लेते हैं और आज कक्षा के प्रथम अर्धांश में संगम काल को देखते हुए और कक्षा के द्वितीय अर्धांश में हम गुप्तोत्तर काल की शुरुआत कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि संगम काल गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में पड़ता है, लेकिन इसे आप अलग से भी लिख सकते हैं क्योंकि यह कवियों का सम्मेलन है और इसमें कुछ रचनाएं, अगस्त ऋषि के विषय में कुछ विशेष जानकारियां, चोल चेर और पांड्य के विषय में कुछ जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करिए और चैप्टर का नाम लिखिए संगम काल। संगम काल। ये एक नया अध्याय है और काफी छोटा सा चैप्टर है। आपका हेडिंग होगा संगम काल। ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संगम। संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन और इसका संबंध कहीं न कहीं तमिल साहित्य से है, दक्षिण भारतीय साहित्य से है, जो मौर्य और गुप्त के बीच में उभरता है। तो यह भी हमारे प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिए। लिखिए, संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन। सबसे पहला पॉइंट, संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन। कवियों का सम्मेलन। इस कड़ी में इस कड़ी में पांड्य शासकों के अधीन इस कड़ी में पांड्य शासकों के अधीन इस कड़ी में पांड्य शासकों के अधीन 3 कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझें, कैसे लिखें? तो कुछ कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें यही सब बातें मुख्य है कि कब हुआ, अध्यक्षता किसने की, इत्यादि इत्यादि। तो आप 4 कॉलम बना लीजिए। पहले में आ जाएगा संगम, अध्यक्ष, संगम, अध्यक्ष, संरक्षक, और लास्ट में आ जाएगा स्थल, कि कहां हुआ। 4 कॉलम में इसको डिवाइड कर देंगे।
और टोटल 3 ही संगम हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले वाले संगम में क्या होगा? प्रथम, पहला संगम कब हुआ? पहला कवियों का सम्मेलन दक्षिण भारत में कब हुआ? तो लिखिए प्रथम। प्रथम अध्यक्ष में लिखिए अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। ठीक है। संरक्षक में लिखिए पांड्य शासक, जिसका नाम अभी हमने लिखा है, पांड्य शासक। पांड्य शासक। और स्थल में लिखेंगे मदुरै। मदुरै। अब इसी तरह से हम देश को भी लिखेंगे। इसके बाद लिखिए द्वितीय संगम में द्वितीय। द्वितीय इसके अध्यक्ष कौन थे? तोलकापियर। तोलकापियर इसके अध्यक्ष थे। तोलकापियर। शासक में लिखिए, संरक्षक में लिखिए पांड्य शासक, जो पहले वाले में था, पांड्य शासक। और स्थल में लिख देंगे कपाटपुरम। कपाटपुरम। और ध्यान रखेंगे कि ये सभी तमिल कवि सम्मेलन है, तो जो भी स्थल हैं जैसे मदुरै, कपाटपुरम, ये सब तमिलनाडु में है। कहीं साइड में जगह हो तो मेंशन कर देंगे तमिलनाडु। ठीक है। अब लिखिए तृतीय, तीसरा। तीसरा नक्कीरर। नक्कीरर। संरक्षक में पांड्य शासक। पांड्य शासक। और स्थान में उत्तरी मदुरै। उत्तरी मदुरै। ध्यान रख लेंगे, कभी कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो याद ना होने की स्थिति में वैसे ही दक्षिण भारतीय नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं उत्तर भारतीयों को याद रखने के लिए, तो कठिन हो जाता है। इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है। अब इसमें 10 से 12 मुख्य बातें हैं जिसको हम लिख लेंगे, और इसी में से परीक्षा का प्रश्न कहीं ना कहीं आ जाएगा। आपने देख लिया कि संगम का अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन, और 3 के 3 तमिल कवि सम्मेलन पांड्य शासकों के काल में दक्षिण भारत में हुए, तमिलनाडु में हुए। कहां पर हुए? तो पहला मदुरै में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, और तीसरा उत्तरी मदुरै में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। और अध्यक्षता की बात की जाए तो पहले के अध्यक्ष अगस्त ऋषि हैं, दूसरे के तोलकापियर हैं, और तीसरे के नक्कीरर हैं। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
इस समय के साहित्य में, इस समय के साहित्य में, इस समय के साहित्य में चोल, कॉमा, चेर एवं एवं पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। इस समय के साहित्य में चोल, चेर एवं पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चोल, चेर एवं पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। अब कोई बताएंगे कि संगम का आयोजन किस शासकों के संरक्षण में किया गया? पांड्य शासक। वेरी गुड। अभी आपके सामने भी है, इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि तीनों के तीनों में कौन से शासक हैं। तो संरक्षक में आपने लिखा है तीन के तीन में पांड्य शासक। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगस्त ऋषि ने ही, अगस्त ऋषि ने ही दक्षिण भारत में, अगस्त ऋषि ने ही दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार किया। आर्यों के बारे में हम वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। अगस्त ऋषि ने ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार किया। आर्य संस्कृति का विस्तार किया। और यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम संगम सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। तो ये कभी नहीं भूलेंगे, ये पूछा भी जा चुका है। हाँ सुनील जी। नहीं नहीं, ये वही अगस्त ऋषि हैं जिनकी चर्चा आप रामायण में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए तोलकापियर, तोलकापियर ने, तोलकापियर ने तोलकापियम, तोलकापियर ने तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की। एवं एवं व्याकरण के साथ साथ, व्याकरण के साथ साथ व्याकरण के साथ साथ इन्हें, व्याकरण के साथ साथ इन्हें काव्य शास्त्र का, व्याकरण के साथ साथ इन्हें काव्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र का उच्च कोटि का विद्वान माना जाता है। काव्य शास्त्र का उच्च कोटि का विद्वान माना जाता है। ध्यान रखेंगे, व्याकरण के साथ साथ कविताओं के शास्त्र के भी क्या हैं? विद्वान हैं, माना जाता है। तीसरे संगम साहित्य के अध्यक्ष कौन थे?
नक्कीरेड थे, और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तरी मदुरै में हुआ था, तो इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चोल वंश का राज चिन्ह। चोल वंश का राज चिन्ह बाघ था। चोल वंश का राज चिन्ह बाघ था। चोल वंश का राज चिन्ह बाघ था, टाइगर। और ध्यान रखेंगे कि भारत में आज का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी बाघ है। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला था, और 1973 में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बिहार में वनों की कड़ी में कैमूर को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, ठीक है। और तीन वंश में यदि कभी कहीं से भी कोई फैक्ट मिल जाए चोल, चेर और पांड्य में, तो उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और एक दो नंबर का भी आ जाता है, तो अधिकांश अभ्यर्थी उसे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो रिवीजन में नहीं होते दक्षिण भारत को लेकर। दक्षिण भारत को लोग आमतौर पर लाइटली ले लेते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो जो इसमें थोड़ा सा अच्छा करेंगे वो दूसरों से क्या होगा, कुछ अंकों से आगे निकल सकते हैं रेस में। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, देखिए राष्ट्रीय पशु ऐसा है कि उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, बनाया जाता है, तो फिलहाल ठीक ही है हर हिसाब से। देखिए राष्ट्रीय से तात्पर्य इस बात का भी है कि जो हमारे राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हो, ध्यान रखिएगा। अब क्रिकेट के संदर्भ में आपने चर्चा की, तो क्रिकेट का जन्मदाता दाता भारत नहीं है। क्रिकेट का जन्मदाता दूसरा राष्ट्र है, ब्रिटेन है। तो उसकी जो कृति है, उसका जो जन्म है वो भी इसी भूमि पर होना चाहिए, ये भी एक शर्त होती है। हमारे यहाँ से ही शुरुआत हुई हो, बहुत सारे फैक्टर हैं, उस सब को देखकर हम नेशनल घोषित करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, संगमकालीन चोल शासकों, संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल, करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। लिखिए, प्रथम चेर शासक, चौए का र, प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था, सबसे पहला चेर शासक था, उदयन जेरल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन, सेनगुटवन या किसी का एक और नाम है धर्मपरायण कुटवन था। नोट कर लेंगे।
धर्मपरायण कुटवन था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक लाइन जोड़ दीजिए। देखिए इसका एक उपनाम भी है, लिखिए इसे ला लिया, इसे लाल या भला चेड़, भला कर भला स्पेस चेड़ कहा जाता था। इसे लाल या भला चेड़ कहा जाता था। अभी आपने लिखा है कि चोल वंश का राज चिन्ह क्या था, अभी अभी लिखा है क्या था, बाघ था। चेर वंश का राज चिन्ह क्या था? तीन वंश हैं, चोल चेर पांड्य, तीनों सम्मेलन पांड्य के समय में हुए। ठीक है, चोल के बारे में भी लिख लिया, अब चेर के बारे में लिख लीजिए। देखिए चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था। चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था। धनुष था। ये चैप्टर क्या है, भारी है क्या, डिफिकल्ट है याद करने में, है ना? इसको थोड़ा ठीक से रिवाइज कर लेंगे, दक्षिण भारत की बारी जब भी आएगी तो थोड़ा सीरियसनेस के साथ इसको देख लीजिएगा। अब आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे। जिस पांड्य के बारे में अभी आप सभी ने पढ़ा है कि तीनों संगमकालीन कवि सम्मेलन पांड्यों के समय में हुए, पांड्य की चर्चा सबसे पहले किसने की भारत में, किस लेखक ने की? किसने की? मेगास्थनीज ने की। इसको लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि पांड्यों की चर्चा सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने की है। पांड्यों की चर्चा सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज ने की है। नेक्स्ट पॉइंट, पांड्यों की राजधानी कहां थी, कौन बताएंगे? कहां थी? कांचीपुरम कैसे हो जाएगा, कौन बताएंगे? और कांचीपुरम से किस शासक का संबंध है? पल्लवों का। ठीक है, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, लिख दीजिए। अभी चर्चा भी हुई है पिछले स्लाइड में। अब देखिए सारा मदुरै में ही हो रहा है सब कुछ, तो राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। मदुरै थी। अब एक शासक का नाम नहीं भूलेंगे। शासक का नाम है नेडुजेनलियन। ध्यान रखिएगा, यह जो शासक है यह पांड्यों के वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। जैसे अभी अभी हमने चर्चा की कि चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण करिकाल था, उस तरह से पांड्य शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? नेडुजेनलियन था। तो लिख दीजिए, पांड्य शासकों में सबसे महान शासक
पांड्य शासकों में सबसे महान शासक, सबसे महान शासक नेडू जेनलियन था। नेडू जेनलियन था। नेडू जेनलियन था। देखिए इसकी प्रसिद्धि, इसकी प्रसिद्धि इसकी प्रसिद्धि तलैया लंगानम, इसकी प्रसिद्धि तलैया लंगानम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई। इसकी प्रसिद्धि तलैया लंगानम युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई। विजय के परिणाम स्वरूप हुई। ठीक है। अब जिस नक्कीरर की हमने चर्चा की है तीसरे सम्मेलन में, वह नक्कीरर इसी राजा पर आश्रित था, नेहरू जनलियन पर। इसको भी लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, नक्कीरर, नक्कीरर और और नक्कीरर और मामुंडी मरुदन, नेहरू जेनलियन पर आश्रित थे। नेहरू जेनलियन पर आश्रित थे। ठीक है। कुछ और भी इसके संदर्भ में बातें हैं, जैसे संगम साहित्य को बाद में कितने भागों में बांटा गया, ये भी पूछता है परीक्षाओं में। तो दो भागों में बांटा गया, इसको भी नोट कर लीजिए। लिखिए संगम साहित्य, संगम साहित्य को मोटे तौर पर, संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। पहला आख्यानात्मक ग्रंथ, आख्यानात्मक ग्रंथ को बोलते हैं मेली कनक्कू। आख्यानात्मक ग्रंथ ब्रैकेट में मेली कनक्कू। और दूसरा उपदेशात्मक ग्रंथ, इसका नाम है कील कनक्कू। कील कनक्कू को नोट कर देंगे।
ठीक है। अब एक कवि का नाम आप सभी ने सुना होगा। जैसे उत्तर भारत में जो स्थान कबीर का है, वह दक्षिण भारत में किसका है? तिरुवल्लुवर का। तिरुवल्लुवर, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। इनकी रचना का क्या नाम है? तिक्कुरल या कुरल, जिसे तमिल साहित्यों का आधार स्तंभ माना जाता है। इसे हर हाल में याद रखेंगे कि जो स्थान उत्तर भारत में कबीर का है, वही स्थान दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर का है। ठीक है, और इनकी रचना को नहीं भूलेंगे, लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर रचित रचित तिक्कुरल। तिरुवल्लुवर रचित तिक्कुरल। तिक्कुरल या कुरल या कुरल, कुरल को तमिल साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। तमिल साहित्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। आधार स्तंभ कहा जाता है। इस सबको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम, कौमा मणिमेखल। मणिमेखल। मणिमेखल एवं एवं जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि इस युग के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इस युग के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इस युग में राजा अनेकों उपाधियां धारण करता था। इस युग में राजा अनेकों उपाधियां उपाधियां धारण करता था। अनेकों उपाधियां धारण करता था। अनेकों उपाधियां धारण करता था। अनेकों उपाधियां धारण करता था। ठीक है, जैसे को, कौमा मन्नम और अधिराज। को, मन्नम एवं अधिराज। एवं अधिराज। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए राजा के न्यायालय को राजा के न्यायालय को मनरम
कहा जाता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। मनरम कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था। जिसे कुडमय कहा जाता था। जिसे कुडमय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पथ, पथ माने रास्ता, पथ कर को, पथ कर को उल्गू, पथ कर को उल्गू, जबकि जबकि सीमा शुल्क को, पथ कर को उल्गू जबकि सीमा शुल्क को शुंगम, सीमा शुल्क को शुंगम कहा जाता था। शुंगम कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेनापति को, सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। दी जाती थी। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। देखिए, अरसर, नेक्स्ट पॉइंट, अरसर राज परिवार से जुड़ा वर्ग था। अरसर राज परिवार से जुड़ा वर्ग था। राज परिवार से जुड़ा वर्ग था। अब आप लोग बताएंगे कि जो अभिजाति वर्ग होते थे, एलिट क्लास, एलिट क्लास के सुखी संपन्न लोगों को क्या कहा जाता था? जिनके पास अधिक जमीनें थी उन्हें क्या कहते थे? वल्लाल। सब दक्षिण भारतीय नाम है, तमिल में नाम है, लिख दीजिए। लिखिए, अभिजात्य वर्ग के, अभिजात्य वर्ग के भूसंपन्न लोगों को, अभिजात्य वर्ग के भूसंपन्न लोगों को, भूसंपन्न लोगों को वल्लाल कहा जाता था। अभिजात्य वर्ग के भूसंपन्न लोगों को
वल्लाल कहा जाता था। वल्लाल कहा जाता था। जबकि इसी में ऐड कर दीजिए, जबकि अब बड़े लोग तो वल्लाल कहलाए, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति था उसे क्या कहते थे? जबकि निम्न वर्ग के लोगों को वेलार कहा जाता था। निम्न वर्ग के लोगों को वेलार कहा जाता था। वेलार कहा जाता था। ठीक है। अब इस चैप्टर में एक ऐसा भी पॉइंट है जिसकी चर्चा हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं कि काली मिर्च को क्या कहा जाता था। कौन बताएंगे? वेरी गुड, यवन प्रिय। इसको मेंशन कर दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसी काल से निकला हुआ शब्द है। लिखिए, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछता है, मैंने कई जगहों पर देखा है, विभिन्न आयोगों में देखा है, पूछता है कि निम्नलिखित दिए गए वंशों में से किस वंश की चर्चा संगम काल में नहीं है? अब ऑप्शन में दे देगा चोल, चेर, पांड्य और कदम्ब वंश, तो क्या होगा? कदम्ब वंश हो जाएगा। कई बार ऑप्शन बदल कर भी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कदम्ब वंश को याद रख लीजिएगा। कदम्ब वंश को गुप्तोत्तर काल में पढ़ाएंगे, इसके ठीक आगे के चैप्टर में। तो लिख दीजिए, कदम्ब वंश की चर्चा, कदम्ब वंश की चर्चा चर्चा संगम काल में नहीं मिलती है। कदम्ब वंश की चर्चा संगम काल में नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। लास्ट पॉइंट, देखिए, संगम युग में उरैयूर, उरैयूर उरैयूर कपास के लिए प्रसिद्ध था और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उरैयूर कपास के लिए प्रसिद्ध था और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इतनी बातों को यदि आप संगम युग में याद रख लेते हैं, साथ ही एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा जो कल की कक्षा में हम लेकर आएंगे, जिसमें 10 से 15 प्रश्न होंगे। यदि उन 15 प्रश्नों को आप रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस चैप्टर खंड से जो भी प्रश्न आएंगे उसे आप किसी भी परीक्षा में बना पाने में समर्थ होंगे। इसमें मुख्य रूप से वही ध्यान रखना है कि संगम काल को कवियों के सम्मेलन के रूप में याद रखा जाता है, जिसमें 3 कवि सम्मेलन हुए। तीनों के तीनों पांड्य के शासनकाल में हुए। 2 तो मदुरै में ही हुए और एक कहाँ हुआ? नहीं, वो तो मदुरै आ गया। और सेकंड वाला कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। इसको याद रख लीजिएगा। पहले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी? तोलकापियम। और तीसरे की अध्यक्षता नकीरर। यह भी याद रखेंगे कि दूसरे की स्थापना भी अगस्त ऋषि ने ही की थी, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। अध्यक्षता तोलकापियम ने की थी। इसको मौखिक रूप से याद रख लेंगे। आर्य जो धर्म है, आर्य सभ्यता है, आर्य धर्म है, इसको दक्षिण भारत तक ले जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति अगस्त ऋषि रहे। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चोल, चेर, पांड्य में कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तिरुवल्लुवर को नहीं भूलेंगे, जिन्होंने तिरुकुरल लिखा या तिकुरल लिखा, या कुरल भी कहते हैं, लिखा। तिरुवल्लुवर को
जैसे उत्तर भारत में कबीर का स्थान है, उसी तरह से समकक्ष दक्षिण भारत में संत कवि तिरुवल्लुवर का स्थान है। इसे कभी नहीं भूलेंगे। याद रखेंगे कि काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। उरैयूर कपास के लिए अति प्रसिद्ध है। कदम वंश का उल्लेख संगम काल में नहीं है। तो यह सब जो बातें हैं, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने पूर्व कक्षा में घोषणा की थी कि हम अगली कक्षा में गुप्तोत्तर काल को देखने का प्रयास करेंगे, तो आज का टॉपिक गुप्तोत्तर काल ही होगा। शुरुआत किया जाए, लिखते हैं। राघव जी थोड़ा सीरियस होकर बैठिए। ठीक है, कक्षा में सही से बैठिए। गुप्तोत्तर काल हेडिंग बना दीजिए, पोस्ट गुप्त। पोस्ट गुप्त, ठीक है। अब इस काल में क्या पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने गुप्त काल में क्या देखा, गुप्त काल में हमने गुप्त वंश को देखा, और गुप्त वंश की कड़ी में हमने कई उल्लेखनीय शासकों का अध्ययन किया, जिसमें नालंदा की स्थापना के लिए कभी कुमार गुप्त को भी देखा। हमने चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय को अलग अलग देखा, विक्रमादित्य शब्द को देखा, शक संवत और गुप्त संवत को देखा, विक्रम संवत का हमने अध्ययन किया, नालंदा का अध्ययन किया, बख्तियार खिलजी को भी इस कड़ी में 1203 में देखा गया। ठीक है, तो हमने समुद्रगुप्त को भी साथ साथ देखा, जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है और सिक्कों पर समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। हमने देखा कि स्वर्ण सिक्के, दिनार, चांदी के सिक्के, रूपक इत्यादि को भी हमने देखा। ठीक है, तो हमने कई एस्पेक्ट्स में भारत के स्वर्ण युग के परिप्रेक्ष्य में भी गुप्त काल को देखने का प्रयास किया। अब हम इसमें यह पढ़ेंगे कि जो छठी से आठवीं सदी है, 600 से 800 ईस्वी के बीच का काल है, उस काल को हम गुप्तोत्तर काल के नाम से जानते हैं। अब इस काल में कुछ उत्तर भारतीय वंश भी हैं और कुछ दक्षिण भारतीय वंश भी हैं। दोनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं। और ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी कहा है कि दक्षिण भारत एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप उसको ठीक से कमांड कर लेते हैं तो हर परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थियों से वो आपको 5 नंबर आगे कर देगा। क्योंकि दक्षिण भारतीय जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं से प्रभावित शब्द हैं। निश्चित रूप से शब्द में संस्कृत का भी कुछ मिश्रण है और शब्द में जटिलता अधिक है। जैसे तुलक्कापियम, देखिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं। ठीक है, तो नाम भी उसी तरह के हैं। दक्षिण भारतीय नाम भी थोड़े बड़े होते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो इसमें हम दो वंश का अध्ययन करेंगे गुप्त काल में। उत्तर भारत में क्या क्या, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण था और दक्षिण भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण था, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से उन वंशों में से कौन कौन से वंश महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए कहीं पर छठी से आठवीं सदी, ऊपर में छठी से आठवीं सदी, छठी से आठवीं सदी। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में गुप्त के बाद के इतिहास को देखा जाता है। गुप्त के बाद के इतिहास को देखा जाता है। गुप्तोत्तर काल में गुप्त के बाद के इतिहास को देखा जाता है। गुप्त के बाद के इतिहास को देखा जाता है।
जिसके अंतर्गत छठी से आठवीं सदी जिसके अंतर्गत छठी से आठवीं सदी के मध्य के इतिहास को देखा और समझा जाता है। जिसके अंतर्गत छठी से आठवीं सदी के मध्य के इतिहास को देखा और समझा जाता है। देखा और समझा जाता है। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने चर्चा किया, उत्तर भारत के भी कुछ वंश उल्लेखनीय हैं और दक्षिण भारत के भी कुछ वंश उल्लेखनीय हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। लिखिए, इस कड़ी में उत्तर भारत के इस कड़ी में उत्तर भारत के हून, मैत्रक, मौखरी, हून, मैत्रक, मौखरी, गौर, एवं पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश उभरे। पुष्यभूति या वर्धन वंश उभरे। एकदम याद रखिएगा इसे, कई बार पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्तोत्तर काल में इनमें कौन सा एक उत्तर भारतीय राजवंश नहीं है। तो इनका नाम याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। हून, मैत्रक, मौखरी, गौर और पुष्यभूति। और इन पांचों में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पुष्यभूति या वर्धन वंश, जिसमें आप हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई और हर्ष की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत को समाप्त मान लिया जाता है। तो हर्षवर्धन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी किसी एग्जाम में बैठिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे, तो ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आए थे और लगभग 15 साल भारत में बिताया था उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इसी कालखंड में हैं, उत्तर भारतीय खंड में। अब बारी है दक्षिण भारत की। पैराग्राफ बदल कर लिखिए। लिखिए, इसी समय दक्षिण भारत में भी इसी समय दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण वंश थे। दक्षिण भारत में भी कुछ महत्वपूर्ण वंश थे, जैसे इक्ष्वाकु वंश, बादामी का चालुक्य वंश। बादामी कहां पर है? कर्नाटक में, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कांची का पल्लव, कांची का पल्लव, यह भी कर्नाटक में। कांची का पल्लव, कर्नाटक। और कदम्ब राजवंश, कदम्ब राजवंश,
इसकी राजधानी को कभी नहीं भूलेंगे। इसकी राजधानी कहाँ थी? वनवासी। सब कर्नाटक में है। राजधानी वनवासी। वनवासी। ठीक है। आपने देख लिया इस कड़ी में कि कुछ वंश उत्तर भारत में उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से वंश उत्तर भारत में हैं? जैसे होन, मैत्रक, मौखरी, ठीक है, वर्धन, ये सब कहाँ है? होन, मैत्रक, मौखरी, गौर और पुष्यभूति यानी वर्धन, ये उत्तर भारतीय महत्वपूर्ण वंश है। जबकि दक्षिण भारत में क्या क्या है? इक्ष्वाकु, कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और कदम वंश। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे कि कदम वंश की चर्चा संगम काल में नहीं है, जो भी मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और हमने लिखा कि कदम वंश की राजधानी वनवासी थी, कर्नाटक। अब इस वंश के एक राजा हैं, ठीक है, मयूर शर्मा या मयूर श्रवण, दोनों नाम से जानते हैं, जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। इसको वहां पर मेंशन कर दीजिए जहां पर आपने लिखा है कदम वंश राजधानी, वहीं पर नीचे लिख दीजिए शासक मयूर शर्मा या मयूर श्रवण। मयूर शर्मा या मयूर श्रवण, जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। 18 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, तो यह था परिचय। सबसे पहले किसी अध्याय का परिचय आपके लिए आवश्यक होता है। तो परिचय की दृष्टि से आपने गुप्तोत्तर काल को देख लिया है। अब हम देखेंगे सोर्सेस। इस काल के क्या क्या स्रोत मिले, इस काल का वर्णन हमें किन रचनाओं में, किन पुस्तकों में मिलता है। तो अगला हेडिंग होगा स्रोत, सोर्सेस। स्रोत। सोर्सेस, क्या क्या सोर्स हैं इसके? कौन बताएंगे? गुप्तोत्तर काल के स्रोत क्या क्या हैं? सबसे पहला लिखिए, नंबर 1। पहला, कल्हन का राज तरंगिणी। कल्हन का राज तरंगिणी। कल्हन का राज तरंगिणी, ब्रैकेट में 12वीं सदी रचना में, ब्रैकेट में रचना 12वीं सदी। 12वीं सदी। अब कल्हन के राज तरंगिणी की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब रचना में 12वीं सदी। और लिख दीजिएगा कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर उत्तर भारत में है, यह भी ध्यान रखेंगे नक्शा पर। कश्मीर के इतिहास इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा लिखिए, वानभट्ट का हर्षचरितम। वानभट्ट का हर्षचरितम। वानभट्ट का हर्षचरितम, इसके लेखक कौन है? वानभट्ट है। और तीसरा लिखिए, ह्वेनसांग का। काजल कुमारी बताइए क्या है ह्वेनसांग की रचना? पढ़ाए थे राघव कुमार। ह्वेनसांग की पूछ रहे हैं, ह्वेनसांग, पाहयान की नहीं। ज्योति।
CU की बता दिए थे, याद रखा करिए, भूलिए मत। तैयारी का मतलब है तेज तर्रार होना, ठीक है। तेज तर्रार रहेंगे तभी रिजल्ट आएगा, और तेज तर्रार बनने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है। लिख दीजिए तीसरा में, ह्वेनसांग का CU की। ह्वेनसांग का CU की आप लोग अध्ययन के घंटे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपकी तैयारी मेंटेन रहे। मेंटेन तैयारी का रिजल्ट आता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे तो यह 3 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें सबसे पहला कल्हन का राजतरंगिणी है। नंबर 2 पर क्या है? वानभट्ट का हर्षचरितम है। और नंबर 3 पर क्या है? वेनसांग का CU की है। इन सब रचनाओं से हमें गुप्तोत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम एक नोट लिखेंगे। नोट में लिखिए, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ब्रैकेट में 630 से 643 ईस्वी। 630 से 643 ईस्वी। ठीक है। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, याद रख लेंगे, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नोट नंबर 2 में लिखिए, लिखिए मौखरी वंश। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोई बता दें। हरिवर्मा। मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा थे। हरिवर्मा थे। नीचे लिख देंगे राजधानी कन्नौज, 510 ईस्वी। राजधानी कन्नौज, 510 ईस्वी, उत्तर प्रदेश। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए मैत्रक। मैत्रक वंश भी आपने उत्तर भारत में लिखा है, तो लिखिए मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक थे। राजधानी वल्लभी। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। वल्लभी, 475 ईस्वी, 475, गुजरात। 475 ईस्वी, 475 ईस्वी, ठीक है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इस चैप्टर में वो क्या है? इस चैप्टर में परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही टेक्निकल तौर पर प्राचीन भारत समाप्त माना जाता है, यानी हम प्राचीन भारत के अंतिम खंड में ही हैं। इसको ध्यान रखिएगा। हम अगली कक्षा कर लेंगे, कल एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंत तक पहुंचने का, और एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जो
संगम साहित्य पर आधारित होगा। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार अपने पिछले पढ़े गए फैक्ट्स का हम क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सभी लोग थोड़ा अध्ययन करके आया करें, पिछले तथ्य को ठीक से देख कर आया करें सभी लोग। कुछ लोग तो वैसे सजग हैं और आज कुछ अभ्यर्थी नहीं भी हैं, कुछ लोग अपने निजी कार्यों में आज व्यस्त हैं, लेकिन कल फिर सभी रहेंगे, कल फिर से पूछताछ होगी। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि।